अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स और उसकी टाइप्स। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स को भी देखेंगे। तो सेट की डेफिनेशन ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है अलहदा, मुख्तलिफ। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हम उन्हें मेंबर्स भी कहते हैं सेट के। लेकिन ये जो वर्ड है ना, वेल डिफाइंड, यही इस सेट की डेफिनेशन में मेन पॉइंट है कि जब तक कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी हम उसको सेट में नहीं लिख सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मैन इन द वर्ल्ड, के जो गुड मैन है इस पूरी दुनिया में उनकी कलेक्शन, क्या हम इसको सेट में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा इंसान अच्छा है कौन सा बुरा, क्योंकि ये वेल डिफाइन ही नहीं है। हम बता ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि हम हर किसी की नज़र में अच्छे नहीं होते और किसी की नज़र में हम अच्छे होते हैं, किसी की नज़र में बुरे। तो इस वजह से ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल लीव्स, कि दुनिया में जितने भी पत्ते हैं हम इनको गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि एक दरख्त के ऊपर भी हजारों लाखों के हिसाब से पत्ते होते हैं। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी पत्ते हैं हम उनको भी गिन नहीं सकते। इस वजह से ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइन नहीं है ना, ये वाली वेल डिफाइन है। तो इस वजह से हम इनका सेट नहीं बना सकते, इनको सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन जरूरी है सेट बनाने के लिए। लेकिन ये जो एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, के इवन नंबर्स की कलेक्शन, ये सेट बना सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 10 12 अप टू 100, मतलब जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स हैं। तो हमें पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वेल डिफाइन है। तो इस वजह से ये इसका सेट बन सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर इज अ सेट। इसी तरह ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, वेल डिफाइन है। तो इस वजह से ये भी सेट में लिखे जा सकते हैं, इसका भी सेट बनता है। तो ये भी सेट है ये भी सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है। ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों वेल डिफाइन नहीं है। तो सेट के लिए क्या मेन चीज है? वेल डिफाइन। जब तक कोई चीज वेल डिफाइन नहीं होगी हम सेट नहीं बना सकते। तो वेल डिफाइन की डेफिनेशन के लिए हम ये लिख सकते हैं, गिवन एनी ऑब्जेक्ट वी मे एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू कलेक्शन और नॉट। तो उसके बाद आ गया नोटेशन, कि हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं। अ सेट यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी अप टू सम, मतलब डी से भी कर सकते हैं टी से भी, लेकिन कैपिटल होनी चाहिए। जबकि लोअर केस लेटर जो होते हैं वो सेट के एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ए बी सी ये जो छोटे लेटर्स होते हैं ये सेट के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं आर सेपरेटेड बाय कॉमास, हम उन एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमास के जरिए, और एन क्लोज इन ब्रेसेस, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास ये वाला सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और इसके एलिमेंट्स को क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। हमारे पास वोवेल्स है ए, और सेपरेट करेंगे कोमा से, ए ई आई ओ यू। तो देखो हमने डिनोट किया कैपिटल लेटर से सेट को, और इसके एलिमेंट्स को सेपरेट किया कोमास से, और एनक्लोज किया किसमें, ब्रेसेस के अंदर। तो और एलिमेंट्स को हमने डिनोट भी किया किससे, स्मॉल लेटर से। तो ये मेन बात है इस सेट की डेफिनेशन में, कि डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से कोमास के जरिए सेपरेट करते हैं, और एनक्लोज इन ब्रेसेस। तो सेट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास आती है उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता क्या है? ये जो लफ्ज है सिंगलटन, नाम से ही जाहिर है सिंगल, सिंगल से निकला सिंगलटन। तो सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे कि ये सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है, ये भी सिंगलटन है। जैसे कि ये सेट बी है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, ये भी क्या है, सिंगलटन सेट। उसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट। के एम्प्टी सेट होता क्या है? नाम से ही जाहिर है एम्प्टी, खाली। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि ये सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम इस लेटर से भी डिनोट करते हैं, इसको हम फाई कहते हैं, ठीक है, इससे भी डिनोट करते हैं फाई सेट। लेकिन अगर हम इस फाई को इस सेट के अंदर लिख देंगे तब ये एम्प्टी नहीं रहेगा। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए या तो हम ये यूज करेंगे या फिर ये, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब ए एम्प्टी नहीं है। ए को एम्प्टी शो करवाने के लिए या लिखने के लिए इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी होता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इसकी डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, कि अगर एक सेट ए के जितने भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में मौजूद हो तो हम कहते हैं कि ए सबसेट है बी का। जैसा कि हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है। तो देखो ए के जितने भी एलिमेंट है इस सेट बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। इसी तरह एक अगर हमारे पास सेट हो उसके अंदर सिंगलटन एलिमेंट हो सिर्फ ए, तब भी ये सबसेट होगा बी का, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें मौजूद है। इसी तरह ये जो हमारे पास सेट है डी जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी, इस तरह ये भी क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है। तो इसी तरह अगर हम सी ले लें कोई सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट हो सी डी, तब भी ये सी डी क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि सी के अंदर 2 एलिमेंट है वो दोनों ही इसमें मौजूद है, इसका मतलब सी सबसेट है डी बी का। अब जब कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो तो हम उसको लिखते हैं, जैसा कि ए सबसेट है बी का, हम उसको मैथमेटिकली इससे डिनोट करते हैं कि ए सबसेट है बी का, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हो, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि व्हेन ए सबसेट हो बी का बट ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसा कि हमारे पास देखो यहाँ पे हमने देखा कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो जब ए सबसेट हो बी का लेकिन इक्वल ना हो बी के, तो ए क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। इसी तरह हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट, उसकी डेफिनेशन ये है कि इफ ए सबसेट हो बी का एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि अगर ए सबसेट हो बी का और ए इक्वल हो जाए बी के, देन ए क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। जैसा कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 1 3, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो देखो ए सबसेट भी है बी का और इक्वल भी है बी के, तो इसका मतलब ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। तो एक बात याद रखना कि ये जो हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं ना, सेट में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं इनका ऑर्डर चेंज करने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बी को हम अगर बी लिखा हुआ है ना 2 1 3, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 1 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है सुपरसेट। सुपरसेट की डेफिनेशन ये है कि लेट, मतलब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सुपरसेट कब होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी हमने कर लिए, 2 सेट्स ले लिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ए सबसेट हो बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो तब हम ए को क्या कहते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, जो अभी हमने पढ़ा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि ए जब प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो बी क्या बन जाता है, ए का सुपरसेट। वही है ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अब ये जो लफ्ज सुपर है हम जानते हैं कि सुपर बेहतर, तो सुपरसेट बी तभी होगा जब उसमें इस सेट से कुछ ज्यादा हो, कुछ ज्यादा खसूसियत हो, मतलब उसमें ज्यादा एलिमेंट्स हो, कम से कम एक एलिमेंट तो उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सुपर बनने के लिए अगर इक्वल हो जाएंगे फिर दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे तो सुपर कैसे बनेगा। तो सुपर के लिए बस आपने इसको याद रखना है, सुपर लव जो वर्ड है कि इसके अंदर किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सुपर सेट बनने के लिए उस सेट के से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास ये देखो ए सबसेट है बी का, ठीक है, लेकिन बी के अंदर 2 एलिमेंट्स ज्यादा है इस सेट से, तो बी इसका सुपर सेट है ए का, ए सबसेट है बी का और बी इसका क्या है, सुपर सेट, ठीक हो गया। तो सुपर सेट का ये कॉन्सेप्ट था। सारा प्रॉपर सबसेट वाला ही है कि जब ए सबसेट हो बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए इसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है और बी इसका सुपर सेट कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ फाइनाइट सेट इज अ सेट दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हो हम उन्हें गिन सकते हो। जैसा कि हमारे पास ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है, हम इन्हें गिन सकते हैं इजीली, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इसी तरह ये जो हमारे पास सेट है ए ई आई ओ यू,
वॉवल्स का, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 5 है, हम इजीली इनको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है फाइनाइट सेट है। तो ऐसा सेट जिनके एलिमेंट को हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पे एंड हो रहे हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसकी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इस ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं फाइनाइट सेट। इस तरह ये हमारे पास सेट है, इसको हम इनफाइनाइट नहीं पढ़ते बल्कि इन्फिनिट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको तो फाइनाइट पढ़ते हैं लेकिन इसको इनफाइनाइट नहीं बल्कि इन्फिनिट पढ़ेंगे। तो इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन ये है कि एन इन्फिनिट सेट इज अ सेट दैट हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद हम नहीं बता सकते कितनी है, जैसा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, हम इन्हें नहीं गिन सकते। कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते, हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम इन्फिनिट सेट कहते हैं। जैसा कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, इनको भी हम नहीं बता सकते कहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि 0 1 2 3 अप टू सो ये चलता जा रहा है, इस वजह से ये भी क्या है इन्फिनिट सेट है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब भी क्या है इन्फिनिट सेट है। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद बता सकते हैं, वो सेट क्या बन जाते हैं फाइनाइट। और जिनके बारे में हम नहीं बता सकते कि कहाँ पे एंड हो रहे हैं, इनकी तादाद, इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, ऐसे सेट्स को हम इन्फिनिट सेट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स A and B आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, के दो सेट, कोई से भी दो सेट आपस में डिसजॉइंट होंगे अगर उनमें एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसा कि हमारे पास एक सेट है A 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, और B जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 3 4 6, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब A और B आपस में क्या है डिसजॉइंट है। इसी तरह C हमारे पास है AE और D हमारे पास है IOU, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों आपस में क्या है डिसजॉइंट। इस तरह C और B में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, C और B भी क्या हो डिसजॉइंट है। इस तरह A और C में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसी वजह से A और C भी क्या है डिसजॉइंट है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसको हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कि एक सेट A है, हमने उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है या फिर उसकी कार्डिनैलिटी, उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं n ऑफ A या फिर A का माड। ठीक हो गया, कार्डिनैलिटी को या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट को हम इन दोनों तरीकों से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कि उस सेट में कितने एलिमेंट मौजूद है वो उसका ऑर्डर होता है या फिर उसकी कार्डिनैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, कितने सेट एलिमेंट मौजूद है 3 एलिमेंट मौजूद है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं n ऑफ A या फिर A के मार्क से। इसी तरह B सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर भी क्या है 3 है, मतलब कि कार्डिनैलिटी 3 है। तो याद रखना है कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, इनको हम इससे डिनोट करते हैं इन दोनों से, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जैसे ये सेट दिया हुआ है, वो कह सकता है फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट बी, तो आपने सिंपली जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी वो गिन के लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। इन दोनों में जो डिफरेंस चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, जो भी हमने पढ़ा। तो इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं, कोई से दो सेट्स इक्वल होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, के उनमें दोनों मतलब जैसे कि ये सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और B है 1, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 2। एक तो इनमें एलिमेंट्स भी सेम है, जैसे कि इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 3 2, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि इनमें एलिमेंट सेम है और एलिमेंट की तादाद भी सेम है। ठीक हो गया। ये जो लिखा हुआ है ना 1 3 2, इसको हम इस तरह भी लिख ले अगर 2 3 1 या 2 1 3, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से एलिमेंट का सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई से दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी क्या हो सेम हो, जैसे कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है और एलिमेंट्स भी क्या है सेम है, तो ऐसे सेट्स इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनैलिटी, कोई से दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। ठीक है, तो इक्वल सेट्स में तो ये होता था ना कि एलिमेंट्स भी सेम हो और कार्डिनैलिटी भी सेम हो इक्वल सेट्स में, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर कार्डिनैलिटी दो सेट्स की सेम हो, दो सेट्स की कार्डिनैलिटी यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो, तो वो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि ये सेट है A, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3,
और बी है हमारे पास ए बी सी। अब देखो ये इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स की इनमें जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन देखो इसकी जो कार्डिनैलिटी है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, और इसका भी जो ऑर्डर है वो भी क्या है 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या है इक्वलेंट है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये लिखा हुआ है सो ए एंड बी आर इक्वलेंट। जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो दो सेट्स की, कोई से दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम हो, उनको हम इक्वलेंट कहते हैं, ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो इक्वल सेट्स होते हैं ना वो ऑलवेज इक्वलेंट होते हैं। जैसा कि हमारे पास यही एग्जांपल है कि एक तो ये इक्वल भी है और इक्वलेंट भी है, क्योंकि इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, इक्वल भी है इक्वलेंट भी है। तो इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्वलेंट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन जो इक्वलेंट सेट होते हैं ना, इक्वलेंट सेट्स वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसा कि ये देखो ये इक्वलेंट तो है ये दोनों सेट, क्योंकि इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब जैसा कि इसको ले लेते हैं हम, ये दोनों इक्वलेंट भी है क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 है, इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 है, इक्वलेंट भी है और इक्वल भी है। तो यही लिखा हुआ है इक्वलेंट सेट्स में और में नॉट इक्वल, के इक्वलेंट सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो इक्वल सेट्स होंगे वो ऑलवेज इक्वलेंट होंगे। तो नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन यह है कि द यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसीडर्ड इन द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो देखने में इसकी डेफिनेशन बहुत थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसके बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कि मतलब अब अगर हमने कोई एक प्रॉब्लम लिया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम में जितने भी सेट्स एलिमेंट्स आते होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर देंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट उस पर कंसिस्ट कर देगा। अभी ये एग्जांपल करते हैं, इससे आपको इजीली समझ आएगा। जैसे कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज। हम लेते हैं एक सेट ए जिसके अंदर है ए इज द सेट ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, ये हमने सेट ए ले लिया। इस तरह हमने बी ले लिया जिसमें जो कि है बी इज द सेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अब हमें पता चल रहा है कि हमारे पास हम किस प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है पॉपुलेशन। तो यूनिवर्सल सेट में जितनी भी आबादी होगी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आबादी होगी वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। सो यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसके जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। अब ये एग्जांपल देखते हैं, इससे और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं सेट ए जिसके अंदर है ए ई आई ओ यू। अब हमें इस सेट से पता चल रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फाबेट्स की, ठीक हो गया। और एक बी हमने ले लिया एस टी यू वी, ये भी क्या है अल्फाबेट है। अब इस प्रॉब्लम में हम अल्फाबेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में तमाम अल्फाबेट्स आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्सल सेट में जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट उन सब पे कंसिस्ट होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। और सेकंड हम कहते हैं कि लेट बी द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो इससे हमें पता चल गया कि हम किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो ओवरऑल नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सब के सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है इस एग्जांपल में, नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम में जितने भी एलिमेंट्स आते होंगे वो सारे के सारे किसमें बिलोंग कर जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उन तमाम एलिमेंट्स पे कंसिस्ट हो जाएगा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे।